सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या कहता है कि एज वी हैव ऑलरेडी इक्विप्ड विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से जो है सो रूबरू है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होता है आर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 बाई कैपिटल एम, मास टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू सिग्मा mi इंटू आर आई। अगर वो n पार्टिकल से बना हुआ वो सिस्टम है तो आप लिखोगे i इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N। ये होता है आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जिसमें कि n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, नाउ वी आर नाउ इन ए पोजीशंस टू डिस्कस इट्स फिजिकल इंपॉर्टेंस फॉर ए सिस्टम्स ऑफ n पार्टिकल। अब इस इक्वेशन का फिजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से इसने क्या किया, इस m और r को इधर ले गया, इस m को कहां ले गया, इधर ले गया। तो लिख सकते हो तुम r वेक्टर r इंटू यहाँ पे मास m, ठीक है, वेक्टर r इंटू मास m इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n और mi इंटू आर आई, ठीक है। तो जब तुम इसको लिखोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, m इंटू आर इज इक्वल टू, ये वेक्टर ही है भाई, आर आई जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल है। जब तुम i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 और प्लस m3 इंटू r3, ऐसे करके जो है सो mn इंटू आर एन। यही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन जो ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन इसी फार्मूला से निकाला गया है कि मास इंटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 mn r1, ठीक है। अब इसको क्या किया कि इस इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को इसने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। दे आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, मास जो है, मास जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और साथ में मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल मास है आपके सिस्टम का, वो m1 m2 m3, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। m2 या m3 या mn जो भी है, ये क्या है, ये सब मास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मोशन के दौरान इन मासेस में कोई कमी नहीं होती है। तो जब आप इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे, m इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। और चूंकि मासेस कांस्टेंट है तो वो एंट्री डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इसलिए m1 बाहर आ गया, dr1 बाई डी टी, m2 इंटू dr2 बाई डी टी, mn इंटू drn बाई डी टी। समझ में आ रही है बात, ये डिफरेंशिएट किया। इसको आप देखो यहाँ से कि अगर रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशंस वेक्टर निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन, ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है तुमको रेट ऑफ चेंज, रेट RATE, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रहा है। तो एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब हुआ, ये एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रहा है। ये क्या दे रहा है, v दे रहा है, जो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। तो m इंटू डी आर बाई डी टी मतलब m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और dr1 बाई डी टी क्या है, तो dr1 बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल है। जैसे ये r1 पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, सो दे रहा है। dr2 बाई डी टी क्या है, तो जो आपका दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r2 है, वो पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो वो उस सेकंड पार्टिकल के वेलोसिटी को दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि फाइनली यू कम टू द कंक्लूजन कि द अबव इक्वेशन इज गिविंग यू मास इनटू वेलोसिटी इज, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मासेज एंड इंडिविजुअल वेलोसिटी का सम के बराबर आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपको एक निकल के आ गया। तो आप इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि v1 क्या है, dr1 बाई डी टी है, इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली v2 क्या है, dr2 बाई डी टू है। तो आपको पता है कि r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल है, और रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये दे रहा है v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। और जो ये कैपिटल V आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, कैपिटल V क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास दे रहा है। सो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि नोट दैट वी हैव एज्यूम्ड, यहाँ लिख रहा है यही चीज मैं पहले भी डिस्कस कर दिया कि नोट दैट वी हैव एज्यूम्ड द मासेस m1 m2 एक्सेट्रा डू नॉट चेंजेस विद द टाइम। हमने कहा ही है कि जो सिस्टम का मासेस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, इसीलिए वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। अगर मासेस चेंज होता तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करते, m1 r1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते, तुम जब यहाँ लिखते d बाई डी टी
ऑफ m1 r1, तो मास कांस्टेंट है तभी डिफरेंशिएशन से बाहर लग गया, नहीं तो तुमको क्या होता, दोनों वेरिएबल होता तो दोनों का तुमको फिर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। जब तुमने पढ़ा होगा डी यू इंटू वी बाई डी टी, जो तुम निकालते हो v इंटू डी वी, इसको क्या पढ़ा है, v इंटू डी सॉरी यू इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी, तो ऐसे निकलता। लेकिन यहाँ मैंने मासेस कांस्टेंट माना है तभी वो आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आया है, ठीक है। तो तुमने ये निकाल लिया। अब जब ये निकाला तो तुमको क्या निकला, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ए सिस्टम into velocity of center of mass is equal to the product of the individual masses and its velocity। ये इक्वेशन आपको यही दे रहा है, और इस इक्वेशन को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो यहां से ये इक्वेशन आएगा, वी आर डिफरेंशिएटिंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है हमको, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या चीज, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, द प्रोडक्ट ऑफ total mass of the system into acceleration of center of mass is equal to m1 into a1 plus m2 into a2 plus m1 into a1। तो a1 क्या है, a1 is the acceleration of the first particle, similarly a2 is the acceleration of the second particle and a is the acceleration of the center of mass आ गया। तो देखो तुमने फाइनली क्या निकाल लिया, ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस तुमने निकाला यहाँ पे। ये जो इक्वेशन निकला कि मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू a1 m2 इंटू a2, a1 a2 an क्या है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। a1 a2 क्या है, ये सब जो है a1 है या a2 है या तुमको an है, ये सब क्या है, तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है, ठीक है, पार्टिकल का, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, अब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज m1 इंटू a1, मतलब क्या हो गया, m1 इंटू a1 मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इंटू a2 क्या हो गया, सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि m इंटू a मतलब मास इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1 प्लस सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 2 प्लस सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल n। सो फाइनली क्या हुआ कि तुम ये निकाल दिया कि मास सम ऑफ, तुमने क्या निकाला, ये इक्वेशंस जो देखो, तो ये जो F1 F2 Fn क्या है, अगर मान लो n पार्टिकल का सिस्टम है, मान लो इसमें n पार्टिकल्स है इस सिस्टम में, तो F1 जो है वो फर्स्ट पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो F1 है, F1 इज द, ये मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगा वो F1 हुआ। फिर जैसे सेकंड पार्टिकल मान लो ये है तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगा वो F2 हुआ। तो अल्टीमेटली अगर सब पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्सेस का सम है, मतलब अल्टीमेटली नेट रिजल्टेंट फोर्स है, कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो m इंटू a इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। m हो गया मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये क्या हो गया, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया, टोटल मास ऑफ ये सिस्टम हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, और एफ क्या हो गया, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब देखो यहां से कि ये जो F1 है अल्टीमेटली अगर तुम देखो तो ये F1 जो है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1, इसमें दो कंपोनेंट होगा। एक तो होगा कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, सिस्टम से बाहर से जो F1 पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा, और साथ में बाकी जो ये सारा पार्टिकल्स है ये सब भी मिल करके इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। समझो इस बात को, ये जो फोर्स F1 है, इस F1 में दोनों फोर्सेस है, F मतलब पार्टिकल 1 पे F1 क्या हो गया, F1 में दो फोर्सेस है, एक तो हो गया जो एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से इस पार्टिकल 1 पे लग रहा है, और प्लस इंटरनल फोर्स, क्या हो गया, इंटरनल फोर्स, ठीक है। और ये जो इंटरनल फोर्स है वो कौन लगा रहा है इस पार्टिकल पे, तो ये जो बाकी सारा पार्टिकल है, ठीक है, ये इस पे इंटरनल इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। सिमिलरली दूसरा पार्टिकल पे भी बाहर से एक फोर्स लग रहा होगा, और फिर बाकी जो बचा पार्टिकल 2 को छोड़ करके वो सब मिलके इस पे एक इंटरनल फोर्सेस लगा रहे होंगे। तो आपको तो ये पता है कि किसी भी सिस्टम में फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ जो भी सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो F1 है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल है, फिर F2 भी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल है। तो जब तुम सारे फोर्सेस को जोड़ोगे तो जो सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ। तो फाइनली जो तुमने लिखा कि F इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो एक्चुअली में F होगा क्या चीज, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। तो ये जो चीज मैं बता रहा था वो मैं एडवांस में ही बता रहा था आपको, क्योंकि इसका लैंग्वेज पे आइए तो आपको क्लियर होगा कि 10 आपको क्या निकला इक्वेशन, आपने निकाला है कि मास इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये सब क्या है वेक्टर ही है, F1 प्लस F2 ऐसे करके आपने Fn निकाला। दस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्या हो गया, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये हो गया, और टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मैंने अभी भी समझाया कि इट इज मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये तो चीज मैंने समझा दी आपको पहले ही। अब देखो यहां से, नाउ व्हेन वी टॉक ऑन द ऑफ द फोर्स F1 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, जब फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की हम बात करते हैं तो इट इज नॉट ए सिंगल फोर्स but the vector sum of all the forces on the first particle, likewise for the second particle, etc. And among these forces on each particle there will be external forces exerted by the body outside the system and also the internal forces exerted by the particle on one another. वही चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर मान लो कि आपके पास मान लो 5 पार्टिकल का सिस्टम है, देयर आर 5 पार्टिकल। अब ये 5 पार्टिकल का सिस्टम है तो इसमें जो एक पार्टिकल ये मान लो, 2 पार्टिकल ये है, 3 पार्टिकल ये, 4 पार्टिकल ये, 5 पार्टिकल ये, तो जो फोर्स यहाँ मैं F1 लिख रहा हूं वो एक्चुअली में क्या है, तो F1 जो फोर्स है इट इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1। इस पार्टिकल 1 पे जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो F1 एक्सटर्नल, अब प्लस बाकी सारा पार्टिकल, ये जो बाकी सारा पार्टिकल्स बचा, ये जो बाकी सारा पार्टिकल बचा ये सब इस पार्टिकल 1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो ये इस पार्टिकल 1 पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल होगा, F1 क्या होगा, इंटरनल होगा। तो ये जो इंटरनल फोर्स है ये सब मिलकर लगा रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द इंटरनल फोर्स, इन सभी का रिजल्टेंट है। सिमिलरली 2 नंबर पार्टिकल पे बाकी ये सब पार्टिकल इंटरनल फोर्स लगाएगा और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो आपको तो न्यूटन थर्ड लॉ कह ही रहा है ना कि जो भी सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस जो है सो फाइनली अडैप्ट टू 0। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन आपको आ रहा था, ये इक्वेशन ये क्या हो गया, ma इक्वल टू F एक्सटर्नल में रिड्यूस हो गया। मतलब ये कह रहा है कि F एक्सटर्नल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, F एक्सटर्नल केवल एक्सटर्नल फोर्सेस से ही पता चल जाएगा आपको जो है सो इंटरनल फोर्सेस के बारे में, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि मास ये m इंटू ए इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अब देखो जरा गौर से इस इक्वेशन, ये कितना मतलब अच्छा इक्वेशन है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली रेस्ट में है। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है। ठीक है, और उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करता है, तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस तो लग रहे होंगे और उस इंटरनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में आ सकता है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मोशन में भी आया तो भी उसका जो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और आपको पता है कि इनिशियली अगर आपका सिस्टम रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, तो मान लो इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करेंगे भी तो भी उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जहां पहले था वहीं रहेगा। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिस्टम इनिशियली उस पोजीशन में है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से भागा जा रहा है। ठीक है, आपका सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि जो आप सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, और अब उस केस में सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो क्या होगा कि जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, फिर भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट जो सिस्टम के हैं वो मोशन में हैं, तो भी आपका सेंटर ऑफ मास उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में बदलाव के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी।
सेंटर ऑफ मास के मोशन में बदलाव के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। तो ये जो इक्वेशंस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज होने वाला है। सो इक्वेशन 7.1 स्टेट दैट द सेंटर ऑफ मास of a system of particle moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all external forces were applied at that point। इसके कहने का ये मतलब है, अगर आप इसको समझें तो जैसे सपोज करो कि मैं कह रहा था आपको n पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा था ना। जैसे सपोज करो, इसको ऐसे देखते हैं हम लोग कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास मान लो कि 5 पार्टिकल का एक सिस्टम है, ठीक है, और 5 पार्टिकल का ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है अगर मोशन में है, इस पे मान लो फोर्सेज एक्ट कर रहा है, मान लो F1 F2 ऐसे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से ये फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब समझ लो ये F एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जिसकी जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऐसे मूव करेगा जैसे कि मानो कि वो जो मतलब सिस्टम है कि सिस्टम का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दो, ठीक है, सिस्टम का जो सारा मास है, ये जो इंडिविजुअल मासेस है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दो और ये जो सारा फोर्स लग रहा है डिफरेंट पॉइंट पे वो सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, F एक्सटर्नल, ठीक है। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव एज इफ ऑल द मास ऑफ द सिस्टम्स वेर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्स वेर अप्लाइड एट दिस पॉइंट। तो इस सिस्टम को हम लोग एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा और सारा एक्सटर्नल फोर्सेज उस पॉइंट पार्टिकल पे अप्लाई कर देंगे। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन वही होगा जो इस पॉइंट पार्टिकल का मोशन कहलाएगा जो है सो, ठीक है। अब यहां आप देख लीजिए कि नोटिस टू डिटरमाइन, ये कह रहा है कि टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का मोशन डिटरमाइन करना है तो आपको इंटरनल फोर्सेस की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मोशन के में बदलाव केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही कर सकता है एंड दैट्स व्हाई यू डू नॉट नीड टू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। सो टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस पर्पस वी नीड ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। सो टू ऑब्टेन द इक्वेशन 7.11 वी डिड नॉट नीड टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हमको ये जरूरी नहीं है कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो है तो नेचर बताएं। द सिस्टम्स मे बी ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इन विच देयर मे बी ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल मोशन। इंटरनल मोशन चाहे कुछ भी हो, किसी तरह का भी सिस्टम हो, ठीक हो, ये वो हो सकता है कि इट मे बी ए रिजिड बॉडी which has either the pure translational motions or combinations of translational and rotational motion. So whatever is the system, जो भी होगा, motion of the individual system, whatever is the system and the motion of individual particle, the center of mass moves according to this equation 7.11। मुझे कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो वो केवल इस इक्वेशन को फॉलो करेगा जो बेसिकली क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि m into a is equal to x external, ये कह रहा है दिस, ये इसी इक्वेशंस को फॉलो करेगा। यू डू नॉट नीड टू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। और साथ में इसने कहा कि व्हाटएवर इज द सिस्टम द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल क्या होगा, एंड व्हाटएवर द सिस्टम एंड व्हाटएवर द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 7.11। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द एक्सटेंडेड बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल एज वी हैव डन इन अर्लियर चैप्टर, ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सटेंडेड बॉडीज को, जैसे हम लोग कार था और जब कोई कार था या कोई ब्लॉक था तो जब उसका मोशन एनालिसिस कर रहे थे तो फ्री बॉडी डायग्राम में उसको एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते रहे। So instead of treating the extended body as a single particle, as we have done in the earlier chapter, we can now treat them as a systems of particle. We can obtain the translational component of their motion if the motion of the center of mass of the system, that is the motion of center of mass of the system। तो कोई extended body अगर है, जैसे सपोज करो कि आपका कोई बॉल ही है, अब ये बॉल एक एक्सटेंडेड बॉडीज है, तो जब बॉल को आप फेंकोगे तो ये बॉल क्या होगा, रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। तो आपका जो ये वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ द मोशन, तो ये जब ट्रांसलेट करेगा, जब बॉल यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मान लो कि तुमने बॉल को थ्रो किया, तुमने क्या किया, तुमने बॉल पकड़ा, इसको थ्रो किया, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया, तो वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ देयर मोशन। इस बॉल का जो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट हमें निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम से निकाल सकते हैं। बाई क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे बॉल के मास को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी फोर्स लग रहा होगा, जैसे ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे mg नीचे लगाएंगे और जो भी मेरा कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का उसके अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। तो ये यही कह रहा है कि इन और इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द एक्सटेंडेड बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल एज वी हैव डन इन अर्लियर चैप्टर, वी कैन नाउ ट्रीट देम एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
ठीक है। ये बॉल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल का बना हुआ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ देयर मोशन, दैट इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बाय टेकिंग द मास ऑफ द होल सिस्टम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम टू बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस करके हम लोग जो फोर्स लगेगा उस पर लगा करके हम लोग निकालेंगे। सो दिस इज द प्रोसीड्यूर दैट वी फॉलोड अर्लियर इन एनालाइजिंग द फोर्स ऑन द बॉडी। हम लोगों ने पहले चैप्टर में यही प्रोसेस को फॉलो किया। जब भी हम लोगों को कोई एक्सटेंडेड बॉडी आता था, उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग उसको पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते थे। और वो पॉइंट पार्टिकल एक्चुअली में क्या था, सेंटर ऑफ मास ही था जो है सो। विदाउट उसमें हम लोग इस चीज़ को बताते भी नहीं थे, विदाउट एक्सप्लिसिटली आउटलाइनिंग एंड जस्टिफाइंग द प्रोसीजर कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे आप आज समझ चुके होंगे इस मतलब को, कि जो भी हम लोग, मान लीजिए कार ही ट्रैवल कर रहा है, जैसे कोई कार है, अब कार ट्रैवल कर रहा है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इस पे दो फोर्स लगा, एफ लगा, तो हम लोग कार को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट पॉइंट पार्टिकल इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कार। और जो भी फोर्सेस लगता है इधर, हम फोर्सेस पॉइंट पार्टिकल पर दिखाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जो है सो। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे कि भैया वो मतलब सेंटर ऑफ मास है। सो वी नाउ रियलाइज दैट इन अर्लियर स्टडीज वी एज्यूम्ड विदाउट सेइंग सो, हम लोग मान लेते थे इस चीज़ को बिना बताए हुए, that the rotational motion or internal motion of the particle were either absent or negligible. ठीक है, we no longer need to do this. We have not only found the justification of the procedure we followed earlier, but we also have found how to describe and separate the translational motion of a rigid body which may be rotating as well. ठीक है, as well or to the systems of particle with all kinds of internal motion जो है सो। तो अब जैसे कि आप लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें आप लोगों ने क्या जाना, आप लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, टू पार्टिकल्स है, 1 kg का 2 kg का, प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द विद सेम स्पीड फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर। एक टावर पर बैठ गया, ठीक है, मान लो छत है, छत पे बैठ गए, यहाँ से दो बॉल, एक बॉल को हम लोगों ने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया और दूसरा बॉल जो है उसको हम लोगों ने नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये मान लो कि वन ऑफ द मास 1 kg जो है सो वर्टिकली अपवर्ड है, ये 1 kg का बॉल है, इसको अपवर्ड किया, और ये 2 kg का बॉल है तो इसको हम लोगों ने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है और विद द सेम स्पीड। ठीक है, ये यू स्पीड से है, ये भी यू स्पीड से है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल। तो अब इस दोनों पार्टिकल को अगर सिस्टम ले लोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो ऐसे सवालों को मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन से अटेम्प्ट लेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ से फर्स्ट पार्टिकल को जब तुमने एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों पार्टिकल पे अगर गौर से देखा जाए तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा g नीचे की ओर लग रहा होगा, है ना, g नीचे की ओर लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या है 1 kg है, तो यहाँ 1 इंटू यहाँ पे g और प्लस मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल 2 इंटू यहाँ पे g बट्टा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, तो g3g। ठीक है, और बाई 3 से 3 कट गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन को देखो, दो ब्लॉक्स है ए और बी, दो ब्लॉक है जिसका मास क्या है, इक्वल मासेस आर रिलीज्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ ए फिक्स्ड वेज सी। सी क्या है, ये फिक्स्ड है, ये मोशन में नहीं आ सकता, तो उसको भूल के भी मत सोचिएगा कि मोशन में आएगा। और देखो ये 45 है, तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या हुआ, इसको रिलीज किया गया है, ठीक है, एक साथ ही रिलीज किया गया है। अब कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, मतलब ए और बी को हमने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया। ए और बी हमारा क्या हो गया, तो सिस्टम हो गया। अब बोल रहा है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए, क्योंकि ये सिस्टम मोशन में है तो ऑफ कोर्स इसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन में होगा। तो अब बताइए कि किस एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से अगर इस पे क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा होगा, किस चीज की वजह से, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा होगा। तो देखो जो एक्सेलरेशन जो जी लगता है वो यहाँ पे लगेगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जी का दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है भाई जी का, एक तो होता है तुम्हारा ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट ये होता है, और एक कंपोनेंट इधर इस along द स्लोप होता है, एक कंपोनेंट ये होता है। तो ये 45 है, तो ये 45 mg cos 45, तो ये बेसिकली g sin 45 होगा, g sin 45। दूसरा ये ब्लॉक देखो, तो इसका मास यहाँ पे g एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो इधर की ओर जो है यहाँ भी वही होगा g sin 45। तो दोनों ब्लॉक कहीं ना कहीं जो है तो नीचे g sin 45, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, मान लो ये ए हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये
बी हो गया। तो ठीक है, अब देखो दोनों एक्सेलरेशन तुमने लिख लिया। तो हम अब एक्सेलरेशन इस सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, एम ए इंटू ए ए, ठीक है, एम ए इंटू ए ए प्लस एम बी इंटू ए बी बाई क्या लिखेंगे, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी। अब बोल रहा है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस हैं, तो इनका मास इक्वल है, हम एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एम यहाँ से कॉमन ले लिए, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस ए बी और बाई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एम, एम से एम काट दो। तो फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 1/2 और एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर बी का दोनों का वेक्टर सम आ गया। तो देखो ए ये जो है ए का एक्सेलरेशन किधर है, इधर की ओर है, ये कितना है, जी साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इसका एक्सेलरेशन देखो ए हो गया, ये क्या हो गया ए। और दूसरा जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी है ए बी, ये कितना है, जी साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री का है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकालोगे, तो पैरेललोग्राम लॉ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर ए पे स्क्वायर प्लस ए बी पे स्क्वायर और प्लस इनके बीच का एंगल 2 ए बी और कॉस ऑफ थीटा। तो ये 90 डिग्री तो खत्म ही हो जाएगा। अब बाकी जो है सो तुम दोनों को सब्स्टिट्यूट करो और जो वैल्यू आएगा उसको इस इक्वेशन में डालोगे और तुमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। उस तरह से यहाँ एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि अरेंजमेंट जो है, आप देख रहे हैं कि जो इसका मास है 2 kg और इस वाले ब्लॉक का मास है 1 kg, ठीक है। एंड स्ट्रिंग्स लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये जो रस्सी देख रहे हैं इसका कोई मासलेस है, पुली भी मासलेस है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोथ ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, मतलब दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिया गया। तो देखो एक तो चीज तय है कि ये ब्लॉक मतलब नेट जो पुलिंग फोर्स है वो क्या, इस पे लग रहा होगा फोर्स ट्वाइस ऑफ जी का और यहाँ लग रहा होगा फोर्स जी का। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा नेट पुलिंग फोर्स, ये आ जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ जी माइनस जी, ये आ गया जी, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, मान लो इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा सेम एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग है। तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा, मान लो इसका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया जी बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर 2 1 3 है तो g/3, ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या हो गया, ये जी मतलब नेट आपका क्या है, ये नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक्सेलरेशन आप और भी तरीका से निकाल सकते हो, यहाँ टेंशन टी एज्यूम करोगे, एम जी, फिर इक्वेशन लगा काटो, तो एक अलग चीज़ मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ए बराबर नेट पुलिंग फोर्स बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ये जो है सो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जब मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालूंगा, ACM, ए और बी सिस्टम है हमारा, तो मैं क्या लिखूंगा, MA इंटू एक्सेलरेशन यहाँ A, और मैं नीचे डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो ऊपर का डायरेक्शन मेरा निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस MB इंटू यहाँ पे मैं माइनस ऑफ A यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उधर ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है, बट्टा MA प्लस MB। अब देखो यहाँ से, तो MA की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू यहाँ पे g/3 और प्लस यहाँ पे 1 और इंटू माइनस ऑफ g/3, तो ये हो गया माइनस ऑफ g/3। अब भाई टोटल मास कितना है भाई, तो 2 MA प्लस MB मतलब 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो 2g/3 में से g/3 गया तो g/3 आ गया और भाई यहाँ पे 3 आ गया, तो देख लो यहाँ पे g/9, तो यही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ यही नहीं खत्म होता है। अगर आपने जो इक्वेशन डिराइव किया उसको लेकर के हम लोग एक सवाल यहाँ करते हैं जो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कि आपसे कहा गया, आपने क्या निकाला था कि जो आपका मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम into acceleration of the center of mass is equal to net external force acting on the system। यही था ना, ये क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही इक्वेशन आपने डिराइव किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। यहाँ पे m क्या था, m था टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या था ये, टोटल मास ऑफ मेरा क्या था, सिस्टम था। और ACM क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। और F एक्सटर्नल क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स
एक्टिंग ऑन सिस्टम, ये मैंने निकाला है। अब देखो इसी इक्वेशंस को हम लोग इसका एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एक्चुअली कितना यूजफुल इक्वेशन है। मेरे पास सवाल पूछा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक m मास का, एक ट्वाइस ऑफ m मास का, प्लेस्ड ए डिस्टेंस d अपार्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल ले लिया, इस टेबल पे दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल हो गया आपका m मास का और एक चार्ज पार्टिकल हो गया आपका ट्वाइस ऑफ m मास का, ठीक है। इसको टेबल पर रख दिया गया और ये क्या है, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो दे मूव्स टुवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड। सवाल पूछ रहा है कि वेयर विल द कोलिजन अकर विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। मान लो कि मैं इसी के रिस्पेक्ट में सोचता हूं, मुझसे पूछ रहा है कि जब दोनों मूव करेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से तो कोलिजन कहां होगा, मतलब वेयर विल द कोलिजन अकर विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। तो जहां भी कोलिजन होगा, मान लो कि कहीं यहां कोलिजन हुआ, ये यहां गया, ये मिल गया, जहां भी कोलिजन होगा उनका सेंटर ऑफ मास तो वही मिलेगा। एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन द सेंटर ऑफ मास विल बी एट दैट पोजीशन। अब देखो यहां से कि ये जो, अगर मैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक सिस्टम मानता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं। ये चार्ज पार्टिकल मेरा सिस्टम है और यहां पे जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्सेस लग रहा है ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज ये इस पे लगा इधर की ओर और इस चार्ज पार्टिकल पे ये चार्ज पार्टिकल इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्सेस है वो क्या, इंटरनल फोर्सेस है। क्या है ये, इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस है। और जो मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का वो क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि टू चार्ज पार्टिकल है प्लेस एट ए डिस्टेंस d अपार्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं, वो देखो यहाँ पे ये टेबल स्मूथ है, ठीक है, और इनका जो वेट है वो इनके नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस्ड है और मोशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें कोई फोर्स लगता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो गया। अब क्या है कि इनिशियली जो है सो इनके क्या है, एट ए प्लेस एट डिस्टेंस d अपार्ट, मतलब इनके बीच जो दूरी है वो d डिस्टेंस इनके बीच की दूरी है इनिशियली। तो इनिशियली क्या है कि ये दोनों रेस्ट में होंगे, जब उनको छोड़ा गया होगा उस मोमेंट पे तो वो रेस्ट में होंगे, d डिस्टेंस अपार्ट है। तो क्या हुआ कि उस समय जब ये रेस्ट में थे तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द, इनिशियली सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन होगा, मतलब एक्सियल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकालेंगे हम लोग, तो यहां से निकालेंगे, यहां से देख लो, मैं इसको रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं, तो ये हो गया m1 इंटू x1, तो ये 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, प्लस m2 इंटू x2, तो ट्वाइस m इंटू डी बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो ये हो गया m प्लस m ट्वाइस ऑफ m, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ m इंटू डी बाई थ्राइस ऑफ m, तो ये आ गया 2d बाई 3। ये हो गया इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर। इस पोजीशन से यहां से, ठीक है, यहां से देखो, इस पोजीशन से यहां से 2d बाई 3 पोजीशंस पे इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से जो दूरी होगी ये जो डिस्टेंस है भाई, इसको देख लो, ये डिस्टेंस ही क्या है, तो 2d बाई 3 है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास पर इनिशियल पोजीशन है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालो VCM(I), जो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, क्योंकि इनिशियली क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल रेस्ट में है और हमें पता है कि VCM जो होता है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होता है, m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ तो V1 V2 दोनों 0 है, क्योंकि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम आपका रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम, मतलब सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, पार्टिकल रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। मैं बस इक्वेशन से आपको बता रहा हूं यार। तो जब सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से एक्ट कर नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी होगी या कोलिजन के मोमेंट पे भी होगी। अब देखो यहां से पहले रेस्ट में थी तो कोलिजन के वक्त भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में थी, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां थी वही रहेगी, ठीक है। पार्टिकल भले मूव करता रहे, इतनी ही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि कोलिजन कहां होगा, कोलिजन वहीं होगा जहां सेंटर ऑफ मास लाई करता है, मतलब कोलिजन विल अकर, आप कह सकते हो कोलिजन विल अकर एट ए डिस्टेंस 2d बाई 3 फ्रॉम पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m मास के पार्टिकल से 2d बाई 3 डिस्टेंस पे कोलिजन होगा। तो बात इतनी ही थी कि एक्सटर्नल फोर्सेस लगा नहीं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो
आपको क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो फाइनली भी रेस्ट में होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का कुछ मोशन ही नहीं होना है। और कोलिजन जब होगा तो दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होगा, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि कोलिजन वहीं होगा जहां सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। सो दिस वाज अ फॉर्मल डिस्कशंस ऑन मोशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई होप इट विल बी अ बिट हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, व्हाटएवर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।